ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हम आज दो एक्ट का डेफिनेशन टर्म पढ़ेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और आप लोग का है सोगा एक्ट। इन दोनों का डेफिनेशन टर्म हम आज करेंगे। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जिसे हमने कल कवर किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेसिकली जो आप लोग का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है जो कि 1932 में बना, और जो आप लोग का सोगा एक्ट है जो कि 1930 में। ये दोनों एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ही 1872 पार्ट था, ये दोनों। लेकिन जिस तरह आप लोग के पार्टनरशिप के केसेस बढ़ते गए, राइट, और सोगा दैट इज रिलेटेड टू द मूवेबल प्रॉपर्टी को जब सेल किया जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, और इसमें आप लोग का पार्टनरशिप के बारे में है। तो जब इसके केसेस बहुत ज़्यादा आते गए तो जाके इस पार्ट को, दोनों पार्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से यहाँ पे रिमूव कर दिया गया और अलग अलग एक्ट है। और ये दोनों एक्ट आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है जो कि आप लोग के मॉड्यूल डी में गिवन है, ठीक है ना। सबसे पहला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट व्हाट एग्जैक्टली से, देखिए सपोज ये आप लोग का फर्म है। फर्म मीन्स जहाँ पे ABCD, सपोज 4 पार्टनर्स हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं। तो पार्टनरशिप में एक्चुअल में होता क्या है, सपोज अगर ये पर्सन, मान लीजिए ये लोग इस C कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं, अगर कुछ भी प्रॉफिट हुआ A पर्सन को इसके साथ बिजनेस करने में, तो ये प्रॉफिट चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर इस बिजनेस में लॉस हुआ तो लॉस भी चारों पर्सन बियर करेंगे। ये कोई सैलरी बेस्ड नहीं होते हैं, जितना प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, जितना लॉस इक्वली बियर। सो दिस इज द बेसिक थीम ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन टर्म। सबसे पहला, व्हाट इज एक्ट ऑफ द फर्म। एक्ट ऑफ द फर्म किसे कहते हैं? एनी एक्ट और ओमिशन। एक्ट का मतलब है टू डू, ओमिशन का मतलब होता है नॉट टू डू। एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी पार्टनर या एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव राइज टू राइट इनफोर्सिएबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। तो देखिए क्लास, अगर ये 4 पार्टनर हैं ABCD, अगर मान लीजिए ये बिजनेस करता है, तो पार्टनर्स अगर बिजनेस करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया है, बिजनेस किया है। क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी पार्टनर अपने नाम पे पार्टनरशिप या बिजनेस नहीं करता है, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है पार्टनर्स से। अगर पार्टनर्स चले गए, पार्टनरशिप फर्म डूब जाएगा, बंद हो जाएगा। तो पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस किससे होता है? पार्टनर से होता है। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ द फर्म, एक्ट मतलब जो फर्म के नाम पे हम बिजनेस कर रहे हैं, एनी एक्ट या ओमिशन बाय ऑल दी पार्टनर, या तो सब पार्टनर कर रहे हैं या कोई एक पार्टनर और एक पार्टनर करेगा तो ऐसा माना जाएगा सब पार्टनर ने काम किया, या पार्टनर के एजेंट या एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव राइज टू द राइट इनफोर्सिबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। मतलब अगर सपोज किसी थर्ड पार्टी ने कुछ घपला किया तो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे फर्म से केस फाइल होगा और थर्ड पार्टी भी फर्म के ऊपर केस फाइल कर सकती है। सो दिस इज योर एक्ट ऑफ द फर्म। देखिए ध्यान से, ये है आप लोग का एक्ट ऑफ द फर्म। नेक्स्ट, व्हाट इज बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स है हमेशा बिजनेस करेंगे, बिजनेस के लिए ही हम पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ध्यान से देखिए, एक एक शब्द आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो डेफिनेशन टर्म्स आप लोग के सामने यहाँ पे लेके आ रही हूँ, इनमें से क्वेश्चंस भी आप लोग के बन सकते हैं। तो ये आप लोग का बिजनेस का है। सो एवरी पार्टनरशिप फर्म,
every partnership firm have to do what? The business. ठीक है, ये आप लोग का बिजनेस करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज रजिस्ट्रार? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप लोग का पार्टनरशिप फॉर्म होता है क्लास, ऑप्शनल. ये पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ऑप्शनल रहता है वेदर दे हैव टू बी रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड. जैसे कंपनी में दैट इज कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में दिस इज ऑप्शनल. और आप भी जानते हैं जो नॉन रजिस्टर्ड फर्म होता है उसका कंसिक्वेंस क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है. नेगेटिव नहीं, मतलब दे कैन ऑल्सो डू बिजनेस बट वी कैन नॉट फाइल द केस अगेंस्ट द फर्म एंड द फर्म ऑल्सो कैन नॉट फाइल द केस. तो रजिस्ट्रार मीन्स द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म appointed under subsection 1 of the section 57 include deputy registrar also, जो उसका हेल्पर है, या तो आप लोग का असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑल्सो. तो रजिस्ट्रार, असिस्टेंट एंड डिप्यूटी, ये तीनों आप लोग के इंक्लूड हो सकते हैं. दैट कैन बी कम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. एक एक वर्ड से आप लोग आंसर बताइए, एक एक वर्ड से. तो ये आप लोग का बेस्ट एग्जाम्पल है रजिस्ट्रार का. कई लोग सिर्फ रजिस्ट्रार को टिक मार करके आ जाएंगे, बट इट ऑल्सो इंक्लूड डिप्यूटी एंड दिस वन. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी का मतलब होता है, सपोज ये आप लोग का पार्टनरशिप फर्म है, राइट? तो पार्टनरशिप फर्म में अगर आपका ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जो बिजनेस करते हैं, ये एक्स, सो एक्स कंपनी भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, सो दिस इज कॉल्ड थर्ड पार्टी. So third party used in relation to the firm and to the partner there in means any person who is not a partner in the firm. Who is not a partner in the firm. So this is important, guys. ठीक है, I hope so आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. ठीक है, so this is important. ठीक है, now next one, what is partnership? बहुत important definition, this is very very important definition. Partnership is what? The relation between person who have agreed to share the profit of the business carried on by all या any of them acting for all. So the person who have entered into the partnership with one another, तो individually क्या कहलाते हैं? Partners कहलाते हैं, और collectively called as firm. This is very important. और firm name, the name under which their business is carried, this is called firm name. This is very important definition. This is very important, guys, definition. Please see. इज दैट ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का डेफिनेशन पोर्शन है. इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं. दैट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पार्टनर्स? पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं? फर्म नेम क्या होता है? और ये पार्टनरशिप का आप लोग का डेफिनेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट, दैट्स इट. तो ये आप लोग का पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन था. अब हम लोग का है सोगा एक्ट का.
ठीक है। तो सोगा इज बेसिकली व्हाट, सोगा आप लोग का है सपोज कोई सा भी आप लोगों का जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर इसको हम सेल करते हैं तो सेल में एक पार्टी होता है आप लोगों का सेलर और एक पार्टी होता है आप लोगों का बायर, सेलर एंड बायर, ठीक है। तो सेलर अपना प्रॉपर्टी बेचेगा, इसके बदले में इसको क्या चाहिए, प्राइस, और बायर को क्या चाहिए, सामान चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग का सेल्स ऑफ गुड एक्ट का है। तो चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला आप लोग का है बायर। तो बायर का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु बाय, एग्री टू बाय, एग्री टू बाय क्या है आप लोग का, ये फ्यूचर सेल की बात कर रहा है और ये आप लोग का प्रेजेंट सेल की बात कर रहा है। देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट वन, एक आप लोग का प्रेजेंट सेल की बात कर रहा है और एक आप लोग का फ्यूचर सेल की बात कर रहा है। इज दैट ओके? नाउ व्हाट इज डिलीवरी? डिलीवरी का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दिस इज कॉल्ड डिलीवरी। जैसे ये सेलर है, ये अपना सामान बेच रहा है बायर को, ठीक है। तो भाई जब तक बायर पूरा प्राइस नहीं देगा, सेलर इसका जो ओनरशिप है ना वो कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र करने के लिए पहले फुल प्राइस पे करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड डिलीवरी। व्हाट इज डिलीवरेबल स्टेट? इसका मतलब होता है गुड्स आर सेड टू बी इन द डिलीवरेबल स्टेट जब द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। देखिए ध्यान से, मतलब गुड्स आप लोग का डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए इफ यू आर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेल्स ऑफ गुड एक्ट, क्योंकि बायर सेलर भी क्या कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं वो लोग भी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। इसमें से आप लोग का नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बस बायर में देख लीजिएगा, बाय एंड एग्री टू बाय। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल का मतलब क्या होता है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि शो कर रहा है कि हाँ इस गुड की मालिकिन कौन है, निकिता मैम है, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिससे कि शो होगा कि निकिता मैम इज मालिकिन? तो सबसे पहला बिल ऑफ लीडिंग, ये आप लोग का एक क्या है, वे है, बिल ऑफ लीडिंग, जिससे शो होगा दिस गुड्स बिलोंग टू मी। डॉक वारंट, जो नहीं आप लोगों के शिप्स के जो सामान रखे जाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट होता है। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, अगर मेरे पास है तो इट शो कि इस जो प्रॉपर्टी है, गुड्स है, निकिता में मालिकिन है। वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स। रेलवे रिसीट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, warrant, order for delivery of goods and any other document used in the ordinary course of business as the proof of the possession and control of goods and authorizing and purporting to authorize either by endorsement, endorsement का मतलब होता है साइन करना, or by delivery the possessor of document to transfer and receive goods thereby presented। मतलब सो डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो शो करे दैट शी इज द ओनर ऑफ दैट गुड्स। एक बार फटाफट इसको पढ़िए। एक बार इसको फटाफट आप लोग यहाँ पे पढ़िए, दैट्स इट, ठीक है। नाउ व्हाट इज फ्यूचर गुड्स? फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है जो मैंने सामान है 2 महीने बाद देना है, 2 महीने बाद तो एक्चुअल सेल थोड़ी ना हुआ, सेल होगा 2 महीने बाद। तो फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोड्यूस एक्वायर्ड बाय सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब जब एग्जीक्यूट होगा तब की बात कर रहा है, दिस इज फ्यूचर गुड्स। और गुड्स में क्या क्या चीज़ आ सकती है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील कौन करता है, टीपी एक्ट, और यहाँ पे आपका सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होगा। अदर देन
मतलब यहाँ पे क्लास दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चंस आप लोग के आ सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चंस आप लोग के आ सकते हैं। पार्टनरशिप, यहाँ पे आप लोग का दिस गुड्स, तो गुड्स का मतलब क्या होता है आप लोग का, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, और मनी। मनी का मतलब जो रिसेंटली हम यूज़ कर रहे हैं वो मनी, जैसे 2000 का नोट, 500 का नोट, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, दैट नॉट कम्स अंडर द मूवेबल प्रॉपर्टी। और एक्शनेबल क्लेम का मतलब ऐसा क्लेम जो कि हम अनसिक्योर्ड डेप्थ पे करते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम आप लोग का टीपी एक्ट के साथ डील करता है, ठीक है। एंड इंक्लूड्स, और क्या क्या होंगे आप लोगों के, और जैसे स्टॉक होगा, शेयर होगा, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ एग्री टू बी सीवियर, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीन से जुड़ी हैं उनको अलग किया जा रहा है। तो जब अलग कर दिया जाता है तो वो मूवेबल बन जाती है, जैसे आप लोग का पेड़ हो गया, वो आप लोग का मूवेबल बन जाता है, ठीक है। दैट्स इट। नाउ व्हाट इज इंसॉल्वेंट? A person is said to be insolvent who ceased to pay his debt. जो पैसा नहीं पे कर पाता, that is called insolvent. Bankruptcy क्या होता है? कोर्ट डिक्लेयर करता है that X person is insolvent. तो जब कोर्ट डिक्लेयर करेगा तो उसे bankrupt बोला जाएगा, ठीक है। That's it. What is mercantile agent? एजेंट का मतलब होता है जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। एजेंट जो गलती करेगा, प्रिंसिपल विल बी लायबल। सो मर्केंटाइल एजेंट हैविंग द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एजेंट अथॉरिटी, मतलब इस एजेंट का काम है टू सेल द गुड्स, कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल, मतलब जो गुड्स को बाय परचेज करेगा। सेल एंड बाय द गुड्स, इसको दो वर्ड से याद कर सकते हो। मर्केंटाइल एजेंट, जैसे हमने टाइप्स ऑफ एजेंट पढ़ा है, तो मर्केंटाइल एजेंट बोले तो जो गुड्स को सेल और बाय करता है, दैट इज कॉल्ड मर्केंटाइल एजेंट। ओके, प्राइस जो बायर देता है गुड्स के बदले, दैट इज कॉल्ड प्राइस। प्रॉपर्टी, गुड्स, ठीक है। क्वालिटी ऑफ गुड्स, किस कंडीशन में है, क्या क्वालिटी है गुड्स का। सेलर, जो सेल करता है, एग्रीड, फ्यूचर सेल की बात कर रहा है। स्पेसिफिक गुड, गुड्स दैट इज आइडेंटिफाइड, जैसे मुझे बासमती राइस का बोरी चाहिए तो मैंने स्पेसिफाइड कर दिया, आइडेंटिफाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड गुड्स। टर्म्स, सो आज का डेफिनेशन टर्म आप लोग का कंपनी एक्ट के ऊपर है। अगर कंपनी एक्ट की बात करें क्लास, सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट डेफिनेशंस ऑफ कंपनी, देन कंपनी के आपके फीचर्स क्या क्या हैं, देन वी हैव डन द types of company, okay, types of company, then हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है। देन वी हैव डन बेसिकली द प्रोस्पेक्टस के बारे में, डायरेक्टर्स, वाइंडिंग अप, मेंबर्स के बारे में। तो ये सब चीज़ आप लोगों के कंपनी लॉ के पार्ट्स थे जो कि हम लोगों ने कवर किया है कंपनी एक्ट में। सो डेफिनेशन जैसा कि आपको मालूम है, वी विल डू द डिफरेंट थिंग। सबसे पहला अब्रिज प्रोस्पेक्टस। तो एब्रिज प्रोस्पेक्टस को पढ़ने से पहले प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इज बेसिकली द, यू कैन से, द ब्रोशर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कंपनी एट्सेट्रा। जहाँ पे मतलब प्रोस्पेक्टस में बेसिकली क्या लिखा रहता है, जैसे फ्यूचर का कंपनी का क्या प्लानिंग है, दैट इज कॉल्ड द प्रोस्पेक्टस। तो एब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या हो गया, ये जब वर्ड आप लोग का एड ऑन हो गया, मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सेलिएंट फीचर ऑफ अ प्रोस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज याद रखना है, ऐसे गाइडलाइंस जो कि आप लोग का सेबी के द्वारा गिवन है प्रोस्पेक्टस में, दिस इज कॉल्ड एब्रिज प्रोस्पेक्टस। तो इसका वन लाइनर आप लोग क्या याद करेंगे, सेबी। सेबी जानते हैं दैट इज द रेगुलेटर ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक्स, राइट ना।
ठीक है, शेयर मार्केट का रेगुलेटर कौन है आप लोग का, सेबी है। तो कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है, तो कहीं ना कहीं कंपनी ऑल्सो हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ सेबी, सो दैट्स व्हाई दिस इज अब्रिज प्रॉस्पेक्टस। वन वर्ड इसका सेबी याद करेंगे। व्हाट इज एपेलेंट ट्राइब्यूनल? एपेलेंट ट्राइब्यूनल कंपनी में, कंपनी लॉ के अंतर्गत नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एक्ट, जैसा कि एक होता है NCLT, जहां पे कंपनी के मैटर, ये आपका ट्राइब्यूनल होता है जहां पे कंपनी के मैटर सॉल्व होते हैं, और दूसरा आप लोग का होता है NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेंट ट्राइब्यूनल, ये आप लोग का T है। ये क्या है आप लोग का, दिस इज T, NCLAT। तो ये आप लोग का जहां पे सबसे पहले मैटर जाएगा, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाई यू कैन गो टू द एपेलेंट ट्राइब्यूनल। तो ये आप लोग का बेसिक डिफरेंस होता है दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल का मतलब क्या होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, वी हैव अ टू इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम। द फर्स्ट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और आप लोग का क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। AOA और दूसरा है MOA। मैंने आपको हमेशा से बताया है, दोनों को हम बेसिकली याद कैसे करेंगे। एक छोटा सा ट्रिक है याद करने के लिए जो कि मैं हमेशा बताती हूँ। AOA इज जस्ट लाइक बाहर वाली, नहीं, AOA इज हमारी घर वाली। व्हाट इज AOA? AOA इज घर वाली एंड मेमोरेंडम इज बाहर वाली। लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। अभी अपना दिमाग मत लगाइएगा। AOA व्हाई इट इज कॉल्ड घर वाली, बिकॉज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं कि कंपनी में डायरेक्टर्स के क्या पावर्स हैं, मेंबर्स के क्या पावर हैं, एटसेट्रा। सो दिस इज योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन घर वाली, अंदर की बात है, राइट। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, किसी भी थर्ड पार्टी को अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना, तो वो क्या करेगा, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट होता है, दैट डॉक्यूमेंट विल बी चेक बाय द थर्ड पार्टी, देखेगा, दैट इज गुड 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 गुड, तब जाके थर्ड पार्टी इन्वेस्ट करेगा कंपनी में। सो ये आपका है बाहर वाली, ठीक है। हर कोई घर वाली को छुपा के रखता है, लेकिन बाहर वाली जब गर्लफ्रेंड बनती है, वी विल शो इट। इट इज जस्ट अ जोक अपार्ट, लेकिन याद करने के लिए आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। सो AOA को क्या याद करेंगे आप लोग, दैट्स टॉक अबाउट द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारे डेफिनेशन में क्या गिवन है, आर्टिकल मीन्स originally framed and altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or this act. This act का मतलब किसकी बात कर रहा है, 2013 की बात कर रहा है, और ये आप लोग का प्रीवियस 1956 की बात कर रहा है। समझ में आया? नाउ व्हाट इज एसोसिएट कंपनी? एसोसिएट कंपनी क्या होता है, सपोज ये X कंपनी है, ये Y है। Y कंपनी का जैसे ये महिंद्रा है और ये आप लोग का टेक महिंद्रा, वी कैन कॉल इट महिंद्रा इज अ what company and Y is the associate company. So company in which that other company has a significant influence but which is not subsidiary company of a having such influence and includes a joint venture company. मतलब महिंद्रा का, टेक महिंद्रा में बोल सकते हैं 49% से कम का शेयर है, नॉट फुल शेयर, 49% से कम, क्योंकि अगर 50% से ज़्यादा हो गया तो वो होल्डिंग सब्सिडरी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एसोसिएट कंपनी में जैसे टेक महिंद्रा, महिंद्रा का एसोसिएट कंपनी है, तो महिंद्रा लेस देन 45% का शेयर इसका लिया है, तो ये होता है आप लोग का एसोसिएट कंपनी। दिस इज इंपॉर्टेंट।
This is called associate company. Done, guys? Now, what is authorized capital, nominal capital? Capital as authorized by memorandum of company to be the maximum amount of share capital. What is this? Maximum, इसको हम क्या बोलेंगे? Maximum amount of share capital of a company. This is called authorized capital. जैसे कोई भी कंपनी है 500 शेयर तक आप इसको बेच सकते हैं, इसका जो भी कैपिटल आएगा 500 शेयर को बेच के ऑथराइज कैपिटल. ठीक है. व्हाट इज बैंकिंग कंपनी? बैंकिंग कंपनी बेसिकली जो आप लोग का डिफाइन है कहाँ पे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइंड है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो डायरेक्टर्स वो पर्सन होते हैं जिनका काम होता है चीज़ों को डायरेक्शन देना, मैनेज करना. सो दिस इज द वर्क ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट? जैसा कि आपको दिख रहा है हर एक कंपनी को अपना अकाउंट बुक भी मेंटेन करके रखना है. इट इंक्लूड्स record maintained in respect of all sum money received and expended by the company, all sale and purchase of goods and services by the company, assets and liabilities of the company, the item of cost as may be prescribed. अभी तक जो जो इम्पॉर्टेंट है ना उसको मैं आप लोगों को टिक मार्क बता देती हूँ so that you can understand. Average is important. Article of association is important. राइट अभी तक ये आप लोग के इम्पॉर्टेंट है. ब्रांच ऑफिस, एक कंपनी है उसके कई सारे ब्रांचेस हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रांच ऑफिस. कॉल्ड अप कैपिटल, सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, मतलब जिनके शेयर का पैसा क्या किया गया है, बोला गया है यू हैव टू पे, दैट इज कॉल्ड ऑफ कैपिटल. तो शेयर्स जो बेचा है उसका जो पैसा आना बाकी है दैट इज कॉल्ड ऑफ कैपिटल. इसमें से इम्पॉर्टेंट पहले मैं टिक मार्क कर देती हूँ दिस वन, क्योंकि ये आप लोग के टाइप्स ऑफ कंपनी का पार्ट है. चार्ज का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग एज सिक्योरिटी इंक्लूड्स द मोर्गेज. मतलब जब कंपनी या आप बोल सकते हैं जब बोरोवर पैसे लेता है लेंडर से, क्रेडिटर से, सो इन दैट केस वो सिक्योरिटी को डिपॉजिट करता है. सिक्योरिटी आप लोग का मूवेबल, इमूवेबल कुछ भी हो सकता है. तो वो सिक्योरिटी के ऊपर जो इंटरेस्ट और लियन क्रिएट होता है, किसका? इंटरेस्ट और लियन क्रिएट होता है किस पर्सन का? क्रेडिटर का, जिससे आपने पैसा लिया है, और या तो लेंडर का. तो इसी को बोलते हैं चार्ज. चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होते हैं देख लीजिए, जो कि आप लोगों के चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में गिवन है. ठीक है. सीए का आपको काम मालूम है, आईटीआर में बेसिक आप लोग का काम आता है. उसके बाद कंपनी, ये टाइप्स ऑफ कंपनी का पार्ट है. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स कंपनी हैविंग द liability of its member limited by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of being one. जैसे जब कंपनी आप लोग का वाउंड अप होती है, सो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, तो मेंबर्स ने जितना गारंटी लिया है, सपोज 5 लाख का, तो दे आर लाइबल ओनली फॉर द 5 लाख. दिस इज योर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है? दैट इज बेसिकली कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड द शेयर रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय. मतलब जो भी शेयर्स कंपनी के मेंबर्स के द्वारा लिए गए हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. तो लिमिटेड का मतलब क्या होता है? जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड वे में होती है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज कंपनी लिक्विडेटर? लिक्विडेटर का काम क्या होता है? जब कंपनी वाइंड अप होती है तो जो कंपनी के एसेट्स और प्रॉपर्टीज हैं उसको क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना. किसको? जिसका पैसा या प्रॉपर्टी है. तो कंपनी लिक्विडेटर रिलेट टू द वाइंडिंग अप कंपनी मीन्स पर्सन अपॉइंटेड बाय. मतलब लिक्विडेटर आप लोग के किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? ट्राइब्यूनल
इन द केस ऑफ बाइंडिंग बाय दिस, या द कंपनी एंड क्रेडिटर इन द केस ऑफ वॉलेंट्री। मतलब अगर कंपनी वॉलेंटली वाइंड अप होती है तो लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करता है, क्रेडिटर या कंपनी। और अगर ट्राइब्यूनल के द्वारा होती है तो ट्राइब्यूनल अपॉइंट करता है आप लोग का। दैट्स इट। कंपनी सेक्रेटरी, ये भी आप लोग का पोस्ट होता है, ठीक है, जो कि आप लोग के कंपनी सेक्रेटरीट एक्ट में गिवन है, ठीक है। तो ये आप लोग का इम्पॉर्टेंट है। कोर्ट का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन? तो कोर्ट का मतलब हमारा सिटी है हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, स्पेशल कोर्ट, या एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोग के क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। जो मैंने स्टार मार्क किया है, ईच स्टार मार्क यू हैव टू अंडरस्टैंड। ईच स्टार मार्क इज इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, वो स्टार मार्क आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। डिबेंचर क्या है आप लोग का? अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी है, जो कि कंपनी जब पैसे लेता है तो डिबेंचर को डिपॉजिट करता है एज अ सिक्योरिटी। सो डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक्स, bonds, any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the asset of the company. Deposit, any receipt of money, जो भी आप लोग का डिपॉजिट किया जाता है मनी। डायरेक्टर्स, जो कि अपॉइंट होते हैं आप लोगों के बोर्ड ऑफ कंपनी के द्वारा। डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड भी होता है। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एक तो ओवरऑल मिलता है, एक बीच में भी मिलता है, तो ये बीच में भी मिल सकता है। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स आप लोग का समन होता है, नोटिस होता है, ये सारे आप लोग के डॉक्यूमेंट्स के पार्ट हैं। रिक्वेजिशन, ऑर्डर, डिक्लेरेशन, फॉर्म, रजिस्टर एटसेट्रा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग ये चीज़ याद कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोग का क्या क्या चीज़ इंक्लूड है? बैलेंस शीट, ओके, देन profit and loss account, cash flow statement, a statement of change in equity, any explanatory note annex to. This is called the financial statement, जो कि हर एक कंपनी को प्रेजेंट करना पड़ता है, ओके। जैसे एक इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग का लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम बात करें 1% कंपनी का या स्मॉल कंपनी का या डोरमेंट कंपनी का may not include cash flow statement. This is important. मतलब इन कंपनी में डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में ये आप लोग का इंक्लूड नहीं होगा। This is very important. What is financial year? As you know that financial year जो कि आप लोग का ending period ending on 31st day of March every year and स्टार्टिंग दैट इज फॉर आफ्टर 1st जनवरी ऑफ अ ईयर। मतलब फाइनेंशियल इज बेसिकली जो आप लोग का प्रीसीडिंग ईयर होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 मार्च से शुरू होता है, आप बोल सकते हैं आपका 30 अप्रैल तक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। और एक होता है आप लोग का कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर तक आप लोग का होता है, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आफ्टर 1st जनवरी से 31 मार्च एवरी ईयर फिनिश होता है आप लोग का, ठीक है। फॉरेन कंपनी, ऐसा कंपनी जो कि इंडिया के बाहर स्टैब्लिश हुआ है। गवर्नमेंट कंपनी, एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर किसी एक्स कंपनी पे मोर देन 51% शेयर होगा, दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। होल्डिंग कंपनी, कंपनी इन विच, होल्डिंग कंपनी का बेस्ट एग्जाम्पल टाटा कंपनी इज देयर, और टाटा कंपनी का होल्डिंग कंपनी TCS, टाइटन एटसेट्रा, ठीक है। तो मोर देन 50% शेयर होल्डिंग कंपनी के पास रहेगा, दिस इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। डन। की मैनेजोरियल पर्सनल, ये आप लोग का क्या होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फर्स्ट द कंपनी सेक्रेटरी
whole time director, chief financial officer. This is important. And other officer. This is class important. This is important. This is important. ये तीनों आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है. मेंबर किसे कहते हैं? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जिसने सब्सक्राइब किया है, जिसको राइटिंग में एज अ मेंबर आया है, और जो पर्सन शेयर्स को होल्ड किया है. सो दीज आर द पर्सन्स दैट्स कम अंडर द मेंबर. मेमोरेंडम मैंने आपको बता ही दिया है, 6 क्लॉजेस होते हैं. कोई भी कंपनी जब MOA फिल करता है, दे हैव टू फिल द 6 क्लॉजेस. तो ये आप लोगों के 6 क्लॉजेस यहाँ पे. डन. व्हाट इज ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है. 1 पर्सन कंपनी, कंपनी इन विच एक ही पर्सन होता है एज अ मेंबर, मतलब मिनिमम 1 मैक्सिमम 1. डायरेक्टर्स में मिनिमम 1 मैक्सिमम 15. ये आप लोग के डायरेक्टर्स होते हैं. ठीक है. उसके बाद ये आप लोग का इम्पॉर्टेंट था, 1 पर्सन. ये आपका प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन है. तो प्राइवेट कंपनी, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 0. ठीक है. शेयर्स ट्रांसफर में रेस्ट्रिक्शंस रहेगा, देखिए. ठीक है. इसमें आप लोग के मैक्सिमम 200 मेंबर्स. प्राइवेट कंपनी का ये डेफिनेशन है आप लोग का. ठीक है. मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. दैट इज अ प्राइवेट कंपनी. प्रमोटर्स क्या होते हैं? देखो डेफिनेशन इसमें बहुत है. प्रोस्पेक्टस, प्रमोटर. पहले हाईलाइट कर देती हूँ. पब्लिक कंपनी इज इंपॉर्टेंट, राइट. पब्लिक कंपनी. Registrar of company is important. Then small company is important. Tribunal is important. That's it. ठीक है. तो ये सब आप लोग के इंपॉर्टेंट है. तो प्रमोटर्स आप लोग के क्या है, जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं. Who has been named as in such a prospectus and is identified by the company in the annual return. That is called promoters. जिनका नाम prospectus में है. Who has control over the affair of company. Second point. And who shall apply to the person who is acting merely in the professional capacity. That is called promoter. Question के फॉर्म में आ सकता है. Prospectus मैंने आपको बता ही दिया है. Any document described issued as a prospectus includes red herring, self prospectus, abridged prospectus, etc. So you can talk as a what is prospectus, जो कि बात करता है हमारा इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर प्लान दिखाता है उस प्रोस्पेक्टस में. पब्लिक कंपनी, जो कि आप लोग का प्राइवेट कंपनी नहीं है. मिनिमम पेड अप कैपिटल 0. ठीक है. मिनिमम मेंबर्स 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, हर एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी होता है. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मेंटेन बाय द रजिस्ट्रार. व्हाट इज रजिस्ट्रार? इसमें रजिस्ट्रार इंक्लूड होगा, एडिशनल रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, Deputy Registrar, Assistant Registrar having duty of registering the company. तो रजिस्ट्रार इज नॉट ओनली द रजिस्ट्रार, इसमें और भी पर्सन्स होते हैं जिनको राइट है रजिस्टर करने का. शेयर्स देख सकते हैं, हर एक कंपनी का शेयर्स होता है, दैट इज अ हिस्सा. स्मॉल कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल देख सकते हैं, नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज. ओके. एंड नॉट मोर देन 5 करोड़ रुपीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टर्नओवर इसका देख सकते हैं, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, और सच हायर अमाउंट नॉट मोर देन 20 करोड़ रुपीज. दैट थिंग यू हैव टू स्टडी. दिस थिंग क्लास यू हैव टू स्टडी. दिस इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके. दिस इज ट्राइब्यूनल, NCLT. टर्नओवर 1 साल का कितना लेखा जोखा. अनलिमिटेड कंपनी, कोई लायबिलिटी नहीं, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब मेंबर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी से भी हम ले सकते हैं अगर डेप्थ पूरा नहीं हुआ तो. दैट्स इट. स्टार्ट करना है TP एक्ट. सो सबसे पहले आप सब जानते हैं, अगर बात करें हम लोग गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी का, ओके. If we talk about the movable property, so
सो मूवेबल प्रॉपर्टी आप लोग का बेसिकली डील किसको करता है, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी को डील कौन करता है, सोगा एक्ट, दैट इज द सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ओके। और अगर हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ओके, सो इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील कौन करता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए दैट कौन सी प्रॉपर्टी को कौन सा एक्ट यहाँ पे डील करता है। दिस इज सेल्स ऑफ गुड एक्ट, जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, फिर उसको हटा दिया गया। तो ये आप लोग का 1930 का है और ये टीपी एक्ट आप लोगों का 1882 का है, ओके। नाउ जब टीपी एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था तो टीपी एक्ट में बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से थे जो हम लोग को पढ़ना था। सबसे पहला आप लोग का मोर्गेज था, देन एक्शनेबल क्लेम, थर्ड वन इज योर बेसिकली लीज, और आप लोग का मोर्गेज, एक्शनेबल क्लेम, लीज था और सेल था, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लीज एंड मोर्गेज। और मोर्गेज में भी इंपॉर्टेंट आप लोग का टाइप्स ऑफ मोर्गेज था जो कि इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये चार ही कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के टीपी एक्ट में हम लोग को पढ़ना है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी डेफिनेशन में लिखा है डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। क्यों? क्योंकि ये सारा आप लोग का क्या होता है, ये सब आप लोगों के होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम मूव नहीं कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ले तो आप लोग का लैंड हो गया, हाउस हो गया, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कैटेगरी में आता है, ठीक है। ट्री जब तक जमीन में गड़ा है तब तक तो वो आप लोग का इमूवेबल है, जैसे ही पेड़ को काट लिया जाता है वो आप लोग का मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप सो यू पीपल अंडरस्टैंड द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्या है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। तो हम दो चीज पढ़ते हैं, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे टेस्टामेंट्री और दूसरा हमारा है नॉन टेस्टामेंट्री। तो टेस्टामेंट्री क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल आप लोग का इसका मैं लूं विल का। तो विल एग्जीक्यूट कब होता है, विल एग्जीक्यूट होता है जब पर्सन मर जाता है, मरने के बाद वो विल एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे एक पर्सन है, उसने अपना प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम पे कर रखा है, तो उसको सब चीज़ डॉक्यूमेंट में लिख लिया है, तो वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कब होगा, जब पर्सन मर जाएगा। तो वो उस समय जो हमारा विल डीड बनेगा, क्या बनेगा, विल डीड। तो जो आप लोग का विल डीड बनेगा दैट इज कॉल्ड टेस्टामेंट्री। और नॉन टेस्टामेंट्री के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जैसे आप लोगों का सेल डीड, मोर्गेज डीड, गिफ्ट डीड। तो ये सब क्या है, जहां पे रजिस्ट्रेशन, स्टैंप, तो ये सब क्या है, जहां पे रजिस्ट्रेशन
इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये आप लोग का बेसिक डिफरेंस है टेस्टामेंट्री और नॉन टेस्टामेंट्री में। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये सारे एग्जाम्पल आप लोग के इसमें आएंगे। देखिए ध्यान से क्लास, दिस इज इंपॉर्टेंट। जिसको जो भी डाउट हो, जो रिकॉर्डेड सेशन में सुनता है, सो प्लीज आप लोग डाउट्स को यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट्स को आप लोग यहाँ पे अच्छे से पूछ सकते हैं। ओके डन। नाउ नेक्स्ट आप लोग का है अटेस्टेड। अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे क्लास सपोज हम लोगों ने सेल डीड बनाया, तो जब हम लोग सेल डीड बनाएंगे तो यहाँ पे ना 2 या 2 से ज़्यादा हमें विटनेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो विटनेसेस का मतलब क्या होता है, विटनेसेस का मतलब होता है गवाह। जैसे आप मान लीजिए कोर्ट मैरिज करते हैं, तो कोर्ट मैरिज में भी विटनेसेस की ज़रूरत होती है, सो दैट एक तरह से गवाह रहते हैं कि हाँ इनके प्रेजेंस में क्या हुआ है, ये शादी हुआ है। इसी तरह जब कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोग का, एक तो होता है सेल्फ अटेस्टेड, खुद के सिग्नेचर चाहिए, और एक आप लोग का जब हम नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, सो वी नीड अ अटेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन आप लोगों का गिवन है, it means always to be have meant attested by 2 and more witnesses. This is important. Each of whom has seen the executant sign or affix. क्या करेगा, साइन करेगा, अफिक्स करेगा his mark to the instrument and has seen some other person sign the instrument in the presence or by the direction of what, executant. जो जैसे मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, मैं बेच रही हूँ, आई एम द एग्जीक्यूटेंट, तो मेरे प्रेजेंस में दोनों अटेस्टेड विटनेस साइन करेंगे। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, कितने विटनेस का रिक्वायरमेंट होता है, सो 2 and more, दैट्स इट। देखिए ध्यान से, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। डन। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज रजिस्टर। कोई भी मोर्गेज डीड हो, सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो, हर डीड को रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, इट मीन्स रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड इन द पार्ट ऑफ टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड। मतलब जहाँ जहाँ ये एक्ट आपका एक्सटेंड होता है, तो टीपी एक्ट है, इंडिया के सारे एक्ट सारे स्टेट पे एक्सटेंड होगा, तो ये आप लोग का रजिस्टर्ड डीड है, ठीक है। तो इट इज नोन एज द रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज अटैच टू अर्थ। अटैच टू अर्थ का मतलब होता है जो चीज़ अर्थ में, जैसे आप लोग का ट्री है, रूटेड, एम्बेडेड इन द अर्थ, अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। तो ये सब क्या है आप लोगों के, जैसे एक सिंपल सा मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी पोल है, इलेक्ट्रिसिटी पोल है, आपका ट्री हो गया, ये सब क्या है आप लोग के, अटैच टू दी अर्थ है। बड़ी ध्यान से, जैसे खंबा है, खंबा आप लोग का अटैच रहता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पोल को उखाड़ लिया गया तो वो क्या हो जाएगा आप लोग का, डिटैच हो जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। Okay, so this is important. डन क्लास, कोई डाउट किसी को। व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम। अब देखिए, एक आप लोग का होता है सिक्योर डेप्थ, और एक होता है आप लोग का
unsecured debt. Right? So what is secured debt? जैसे जब हम कोई सिक्योरिटी को डिपॉजिट कर देते हैं, जब कोई सिक्योरिटी को डिपॉजिट कर देते हैं, सो दैट अगर हम पैसा नहीं दे पाएंगे, ओके, तो जो लेंडर होता है, क्रेडिटर होता है, सिक्योरिटी को बेच सकता है. और अनसिक्योर्ड डेब्ट का मतलब क्या होता है? जहां पे आप लोगों का कोई सिक्योरिटी नहीं रहता, जहां पे आप लोगों का कोई सिक्योरिटी नहीं रहता है, दिस इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड डेब्ट. ध्यान से देखिए. इज दैट ओके? तो ये जो एक्शनेबल क्लेम है, हमेशा याद रखिएगा, दैट अप्लाई ऑलवेज टू द अनसिक्योर्ड डेब्ट. ये चीज आपको ध्यान में रखना है. सो एक्शनेबल क्लेम इज अ क्लेम टू एनी डेब्ट अदर देन डेब्ट सिक्योर्ड. तो अदर देन डेब्ट सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? अनसिक्योर्ड डेब्ट. जैसे आप लोग का एजुकेशनल लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट जो क्लेम करेंगे, जहां पे कोई सिक्योरिटी हम लोग डिपॉजिट नहीं करते हैं, दिस इज कॉल्ड दिस वन बाय द अदर देन सिक्योर डेब्ट बाय द. जैसे ये तो एग्जाम्पल है आप लोगों के, जो मोर्गेज होता है, प्लेज होता है, हाइपोथेकेशन होता है, जिसमें हम सिक्योरिटी को रखते हैं. सो दिस इज योर एक्शनेबल क्लेम. ध्यान से देखिए. इज दैट ओके गाइस? ठीक है, चलिए नेक्स्ट. व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल को हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे. सपोज ये ए पर्सन है, ये क्या है? लैंड है. ए पर्सन ने लैंड किसको दिया? बी पर्सन को दिया. ठीक है, तो इस लैंड का जो ओनरशिप है, मतलब जो एब्सोल्यूट राइट है, किसके पास जा रहा है? बी के पास. और बी इसके बदले में क्या पे कर रहा है? प्राइस पे कर रहा है. किसको? ए पर्सन को. सो दिस इज व्हाट सेल. तो ये आप लोग का सेल का क्या है? डेफिनेशन है. तो सेल में प्राइस मिलना जरूरी है. सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रॉमिस और पार्ट पेड. या तो पूरा प्राइस पे करो, कुछ पे करो, या बाद में पे करना. आपको प्राइस पे करना है. तो ओनरशिप के बदले प्राइस. और सेल हम जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा आप लोग का इसमें. देखिए ध्यान से. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. डन. उसके बाद क्लास आप लोग का नेक्स्ट क्या है? मोर्गेज. तो मोर्गेज को बेसिकली हम समझेंगे, ये ए पर्सन है, ये आप लोग का बैंक है. बैंक 15 लाख रुपए ए को दिया है एज अ लोन. ए ने अपना लैंड उठा के तो दे नहीं सकते, तो बैंक को क्या किया है? अपना लैंड गिरवी रखा है. तो यहाँ पे जो ए पर्सन है, ए पर्सन आप लोग का क्या है? मोर्गेजर. ये क्या है आप लोग का? मोर्गेजी. लैंड क्या है आप लोग का? सिक्योरिटी है. और ये सिक्योरिटी आप लोगों का इमूवेबल प्रॉपर्टी है. राइट. और यहाँ पे जो ए को पैसा पे करना है, तो 15 लाख प्लस इंटरेस्ट पे करेगा. सो दिस इज मोर्गेज मनी. तो ये आप लोगों के सारे पॉइंट्स हैं. और ये सब चीज कहाँ पे नोट होगा? आप लोग का मोर्गेज डीड में. डीड का मतलब क्या होता है? दैट इज डॉक्यूमेंट. सो दिस इज योर सिंपल क्वेश्चन. सो मोर्गेज अब देखेंगे
दिस इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन आता है कि मोर्गेज में क्या चीज ट्रांसफर होता है। सो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट in specific immovable property for the purpose of securing payment of money advance or to be advanced by the way of loan and existing or future debt। ठीक है, मोर्गेजर कौन होता है? ट्रांसफरर। मोर्गेजी ट्रांसफरी। मोर्गेज मनी देखिए क्या है आप लोग का, द प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट जो पे करना है, और मोर्गेज डीड जहाँ पे ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे सब चीज़ लिखा रहता है, और वो डीड भी क्लास आप लोगों का रजिस्टर ये सब होना चाहिए। सो प्लीज सी ऑल द पॉइंट गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट। डन क्लास? कोई भी डाउट हो आप लोग प्लीज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज लीज? लीज क्या है? लीज बेसिकली ये ए पर्सन है, सपोज ये इसका सोसाइटी है, सोसाइटी में खूब सारे फ्लैट हैं। ए पर्सन ने क्या किया है, ये वाला फ्लैट अगर निकिता मैम को दे दिया, राइट, ये फ्लैट अगर निकिता मैम को दे दिया, सो इन दैट केस निकिता मैम को क्या करना है, शी हैव टू पे द रेंट। सपोज रेंट हमारा 30,000 रुपीज है पर मंथ। ओके, सो व्हाट इज दिस? तो लीज में क्या होता है, हम पोजेशन को ट्रांसफर करते हैं। किसको? पोजेशन को ट्रांसफर करते हैं। तो बस यही आप लोग का लीज है। लाइसेंस में क्या होता है, लाइसेंस में हम टेम्पररी पीरियड के लिए, जैसे आप लोग का ड्राइविंग लाइसेंस है, गन का लाइसेंस है, 10 साल 15 साल रिन्यू कराना होता है। लीज में क्या होता है, अगर लीज 1 साल से ऊपर है इट शुड बी रजिस्टर्ड। 1 साल से कम है तो बाय डिलीवरी और बाय ओरल भी हो सकता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा है तो इट शुड बी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे लीज of immovable property, transfer of right to enjoy such property for the certain time in perpetuity, लंबे समय के लिए भी in consideration। ठीक है, जैसे मैंने कोई फ्लैट खरीदा 1 करोड़ का, तुरंत तो मैं पैसा दे नहीं सकती, तो जब तक पे करूंगी तब तक मेरा पोजेशन रहेगा। जैसे ही पूरा पे कर लिया ओनरशिप मेरे पास हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट लीज। जो ट्रांसफरर है, ए पर्सन है, ट्रांसफरर कहलाएगा। ट्रांसफरी निकिता मैम इज ट्रांसफरी। द प्राइस प्रीमियम और द मनी शेयर सर्विसेज जो कि आप लोग को जा रहा है दैट इज रेंट। तो प्रीमियम और रेंट में प्लीज़ आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे आजकल क्या होता है, जैसे पर्सनली मैं घर में रहती हूँ, रेंट के घर में लीज एग्रीमेंट बनाया जाता है 11 मंथ का, लेकिन रजिस्टर्ड होता है कोर्ट से, पूरा नोटरी वोटरी सब कुछ बनता है। तो आजकल लीज एग्रीमेंट 11 मंथ के बनाए जाते हैं एंड हर 1 साल के बाद, मतलब 11 मंथ के बाद इट शुड बी रिन्यू विथ 10% मोर रेंट। ठीक है, तो ये आप लोग का बनता है। व्हाट इज एक्सचेंज? एक्सचेंज में क्या होता है क्लास, ए पर्सन कोई सामान का ओनरशिप दे रहा है बी को, और बी भी कोई सामान का ओनरशिप दे रहा है ए को। तो जब ओनरशिप के बदले ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, जैसे मैंने बाइक दिया, अपोजिट पार्टी ने ज्वेलरी दिया, ओनरशिप टू ओनरशिप, कोई पैसे का लेन देन नहीं, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। ये आप लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एक डेफिनेशन टर्म में गिवन था तो मैंने ले आई। देखो, म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग टू द ओनरशिप ऑफ अनदर, नीदर मनी नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। और लास्ट क्या है, गिफ्ट। तो गिफ्ट इज बेसिकली जब ए पर्सन ये लैंड बी को देगा, ठीक है, ए पर्सन जब ये लैंड बी को देगा, इन दैट केस बी इसके बदले में क्या करेगा, कुछ नहीं देगा। तो जो आप लोगों का विदाउट कंसिडरेशन होता है,
विदाउट कंसिडरेशन, दिस इज कॉल्ड गिफ्ट। तो सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग का है ये। तो क्या लिखा हुआ है? इट इज द transfer of certain existing movable and immovable property made voluntarily without consideration by one person, donor। तो यहाँ पे A person कौन है? डोनर है। और डोनी, ये कौन है? डोनी। दैट इज डोनर एंड दैट इज डोनी। तो ये आप लोग का डेफिनेशन टर्म का कंप्लीशन। So I hope so you people understand the definition से। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है, जैसे ऑलमोस्ट काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो अब आप लोग का टर्न है। जो भी हमने पढ़ा है रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप में से 95% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रिवीजन नहीं करेंगे। तो रिवीजन नहीं करिएगा तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ज़ीरो लेवल पे आ जाएगा। सब्जेक्ट्स CIB में ज़्यादा है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि 4 कंपल्सरी 1 इलेक्टिव है। ये सोचना है जो हम पढ़ रहे हैं हम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी एस्पिरेंट है रिवीजन बिल्कुल मत भूलिएगा। और रिवीजन जो हम लोगों ने आप लोगों को लाइव क्लास में पढ़ाया है, लाइव क्लास को आप लोग 2x के स्पीड से देख सकते हैं। जैसा कि आप ही में से सिलेक्टेड स्टूडेंट ये चीज़ कहते हैं 2x के स्पीड से, ठीक है। उसके बाद रिवीजन के बाद जो मैंने आप लोग को क्वेश्चंस दिए हैं, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो 2000 क्वेश्चंस को मांगते हैं। तो मैं हमेशा से बोलती हूँ ये सारे क्वेश्चंस मैंने पेड बैच में दे दिया है। और इस बार के सेशन में जैसे मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन जब 5 दिन कंप्लीट हो गया तो मैंने दे दिया। पहले क्या होता था, पेड क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को उसका PDF नहीं दे पाते थे, जो लाइव में रहते थे उन्हीं को मिल पाता था। लेकिन इस बार बहुत अच्छा फीचर आ गया है। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, हैंड आउट एक ऑप्शन होता है, तो रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स भी जो रिकॉर्ड सेशन देखते हैं, आप लोग भी बेटा क्वेश्चंस को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, रिवीजन और ये क्वेश्चंस कर लिए तो कृपया करके मॉक पेपर आप लोग यहाँ पे बिल्कुल मत भूलिएगा। मॉक पेपर आप लोगों का यहाँ पे पूरा कंप्लीटली गिवन है। सो डू द मॉक पेपर। हर एक कंपल्सरी सब्जेक्ट का 5-5 मॉक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी गिवन है, तो प्लीज़ आप लोग फोकस करिए मॉक पेपर पे। उसके बाद ई बुक्स, अगर आप लोग के पास टाइम है तो इसके बाद, मतलब ये तीनों चीज़ करने के बाद यू कैन रेफर द ई बुक्स। सो यहाँ पे जो भी एस्पिरेंट है, फॉलो दीज स्टेप्स इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्जाम। और एट लास्ट यूट्यूब सेशन, यूट्यूब सेशन में वी हैव डन द मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस, वी आर डूइंग द डेफिनेशन टर्म्स। डेफिनेशन के बाद IIBF बुक का जो समरी है, ये सब चीज़ कर लेना, तब यहाँ पे आना। समरी हर एक एक्ट का पढ़ाऊंगी और समरी के बाद बुक्स के क्वेश्चन। तो इतना कर लोगे, विश्वास मानिए आप लोगों का 70+ मार्क्स लाने से BRBL में कोई रोक नहीं सकता। बट यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप। मतलब एक बार यहाँ पढ़ लिया, मैम के साथ पढ़ लिया, अपने आप रिविजन कर लिया, यहाँ रिविजन कर लिया, फिर एग्ज़ाम से पहले हम लोग क्या करते हैं, मैराथन लेते हैं। मैराथन में पढ़ लिया, कितना पढ़ोगे? मैराथन क्या है? एक कंप्लीट रिवीजन प्रोसेस है। तो इतना करिए, यू विल एब्सोल्युटली क्रैक योर एग्जाम। समझ में आया? चलिए, सो आज का सेशन क्या है हम लोग का, जैसा कि आप देख सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, इसको सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ये कंपनी प्लस पार्टनरशिप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। दिस इज कॉल्ड LLP। क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन, सम फीचर्स ऑफ कंपनी, सम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कंपनी का एम होता है बिजनेस करना, पार्टनरशिप का एम होता है बिजनेस करना, तो LLP का भी एम होता है आप लोग का बिजनेस करना। Just like company, LLP have a separate legal entity
परपीचुअल सक्सेशन। एलएलपी में पार्टनर्स कहलाएंगे, मेंबर्स नहीं कहलाएंगे। एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं, अगर एक पार्टनर ने गलती किया, सारे पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे, बिकॉज एलएलपी में जो पार्टनर्स हैं दे आर द एजेंट ऑफ योर पार्टनर, दिस वन एलएलपी, एजेंट ऑफ द एलएलपी। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है एलएलपी का कंपनी और पार्टनरशिप के कंपैरिजन। सो आई होप सो आप लोगों को सारी चीज़ याद आ गई होंगी जो हम लोगों ने एलएलपी के बारे में पढ़ा था। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, ठीक है। तो डेफिनेशन टर्म में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे एपेलेंट ट्राइब्यूनल। तो एलएलपी में क्लास आप लोग का एपेलेंट ट्राइब्यूनल, अपील कहाँ पे करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज NCLAT, मतलब एलएलपी के कोई भी डिस्प्यूट होंगे NCLT में जाएंगे और अपील के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, NCLAT जाएंगे। देखिए क्या से, दैट्स इट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एपेलेंट ट्राइब्यूनल एलएलपी का NCLAT है जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। देखो जो कंपनी में हमने पढ़ा था सेम चीज डेफिनेशन आप लोग का यहाँ भी है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है, देखिए द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ अ ईयर टू द 31st मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये आप लोग का क्या है, दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर जो आप लोग का 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये आप लोग का होता है, दिस इज योर व्हाट, कैलेंडर ईयर। याद रखिए इसको, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। डन गाइस, आज हम लोग 2 एक्ट के डेफिनेशन टर्म्स को पूरा कंप्लीट करेंगे, 2 एक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी का मतलब है जो कि आपका फॉर्म हुआ है इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। क्या है आप लोग का, आउटसाइड इंडिया, दिस इज योर फॉरेन एलएलपी। लेकिन काम कहाँ कर रहा है, काम आप लोग का यहीं पे इंडिया में कर रहा है। देखिए ध्यान से, व्हाट इज एलएलपी। एलएलपी का मतलब है विच मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। देखिए ध्यान से, एक एक डेफिनेशन टर्म आप लोगों का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। कोई किसी को यहाँ पे किसी को अगर कोई डिफिकल्टी है सो प्लीज टेल मी गाइस। डन क्लास, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज एलएलपी एग्रीमेंट। तो देखो क्लास, जिस तरह आप लोगों का, अगर मैं बात करूं कंपनी का, अगर मैं बात करूं कंपनी का, सो कंपनी हैव अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट, कंपनी। देन अगर पार्टनरशिप की बात करें, सो पार्टनरशिप में क्लास आप लोगों का व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज पार्टनरशिप डीड। तो उसी तरह अगर हम एलएलपी की बात करें तो एलएलपी में आप लोग का एलएलपी क्या होता है, एग्रीमेंट। तो बस यही चीज हम लोग को देखना है यहाँ पे। एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, क्योंकि एलएलपी में भी जो पर्सन्स हैं उनको पार्टनर्स बोलेंगे, बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी एंड बिटवीन एलएलपी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर विच डिटरमाइन द
एग्रीमेंट में क्या लिखा रहता है? द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू द LLP पार्टनरशिप. So that is written in the LLP agreement class. देखिए ध्यान से, इसमें से आप लोगों का अगर मैं इम्पॉर्टेंट बोलूं, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है. LLP आप लोग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट्स इट, ठीक है. तो जो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिए हैं. इज दैट ओके? ठीक है क्लास. सो आई होप सो ये आप लोग को मालूम चल गया होगा. Just a minute, class. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज पार्टनर. ठीक है, अब हम करेंगे पार्टनर किसे कहते हैं. सो पार्टनर इज बेसिकली जो आप लोगों के LLP में होते हैं, राइट. रिलेशन टू LLP पार्टनरशिप मीन्स एनी पर्सन who becomes a partner in LLP in accordance with the LLP agreement. तो पार्टनर का मतलब LLP एग्रीमेंट में जिन पार्टनर्स का नाम लिखा रहता है दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स. रजिस्ट्रार, जिस तरह कंपनी में रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट होता है उसी तरह LLP में भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है. सो रजिस्ट्रार मीन्स पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज रजिस्ट्रार. ओके, और रजिस्ट्रार में और कौन कौन इंक्लूड होगा? एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एंड कंपनी एक्ट. ठीक है, नाउ दैट्स इट. तो ये आप लोग का LLP का इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन टर्म था दैट वी हैव डन. मतलब एक तरह से एक क्विक रिविजन है और इसमें से आप लोग के एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं डेफिनेशन टर्म्स में. 10 क्वेश्चन कौन से आएंगे? दैट्स डिपेंड अपॉन द एक्ट. नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बाद आप लोग का सिर्फ 2 एक्ट बाकी रहेगा जिसको हम मंडे करेंगे. 2 एक्ट कौन कौन से हैं? एक RTI और एक आप लोग का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में आप लोग का सारा डेफिनेशन टर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. सो व्हाट इज IT एक्ट? IT एक्ट बेसिकली जो हमारा साइबर क्राइम और ई-कॉमर्स. सो IT एक्ट इज बेसिकली जो साइबर क्राइम और ई-कॉमर्स को डील करता है. दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. तो ये आप लोग का 2000 का है, यानी कि इससे पहले हमारे इंडिया में एज सच कोई भी आप लोग का एक्ट नहीं था जो कि डील करे. और वैसे भी जानते हैं मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब पहले से नहीं आए हैं, ये सब इन्वेंशन हुआ है और इन्वेंशन होके ये सब चीज़ें बनी हैं. तो जब चीज़ें बनती हैं तो भाई लोगों के बेनिफिट के लिए बनता है, लेकिन बेनिफिट में नेगेटिव चीज़ भी आ जाती है. तो उस नेगेटिव को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा IT एक्ट यहाँ पे बना है. तो आप चाहे आप फ़ोन यूज़ करें, मोबाइल, सबके लिए आप लोग का IT एक्ट है फॉर द प्रोटेक्शन. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सबसे पहला एक्सेस. एक्सेस का मतलब क्या है? सपोज ये X पर्सन है, ये X पर्सन है, ये अपने कंप्यूटर में काम कर रहा है, राइट, और ये इंडिया में रह रहा है. यहाँ पे Y पर्सन है, Y पर्सन भी कंप्यूटर में काम कर रहा है, ठीक है, और Y पर्सन या मान लीजिए USA में रह रहा है. तो Y पर्सन ने क्या किया? X पर्सन के कंप्यूटर को क्या किया? हैक किया. तो हैक का मतलब क्या है? कुछ ऐसा कोडिंग के थ्रू इसने क्या किया?
इसके कंप्यूटर का जितना भी डाटा था सब क्या किया, हैक कर दिया। मतलब यूएसए में रह के इसने इंडिया में एक्स पर्सन के कंप्यूटर को क्या किया, एक्सेस किया। तो एक्सेस का हिंदी मतलब क्या होता है, पहुंच। तो ये आप लोग का पहुंच है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, दैट इज रिटर्न। अब देखो इसका लैंग्वेज क्या होता है। इसका लैंग्वेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दैट with its grammatical variation and cognate expression means gaining entry into, instructing, communicating with the logical, arithmetical or memory functions resources of a computer, computer system and computer network. This is called access. तो ये आप लोगों का access का क्या है, definition है। Is that okay? ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एक सिंपल वे में बोल सकते हो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज बेसिकली द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां क्या लिखा है, द मैटर एनुमरेटेड इन लिस्ट सेकेंड ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्लास, हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक है 1950 का, मैंने आपको बताया है ये बुक क्या है, ये संविधान का बुक है। तो संविधान में आप लोगों के क्या है, आर्टिकल्स दिया रहता है। संविधान में आप लोगों का शेड्यूल दिया रहता है और पार्ट्स है। तो जो आप लोगों का 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकता है। तो यहाँ पे एनी मैटर एनुमरेटेड इन लिस्ट सेकेंड ऑफ द 7th शेड्यूल, 2nd शेड्यूल ये है। तो यहाँ पे मतलब जो आप लोगों का मैटर है वो कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है। रिलेटिंग टू एनी स्टेट लॉ इनेक्टेड अंडर सेक्शन 3, मतलब 3rd में भी, मतलब यहाँ भी पावर है स्टेट को लॉ बनाने का आईटी एक्ट के अंतर्गत, और यहाँ भी पावर है, मतलब दोनों लॉ बना सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दैट्स इट। ठीक है। नाउ व्हाट इज एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम? तो यहाँ पे आप लोग का है, अ सिस्टम ऑफ सिक्योर की पेयर कंसिस्टिंग प्राइवेट की। ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, प्राइवेट की का बेसिक एम क्या है? प्राइवेट की क्रिएटिंग द डिजिटल सिग्नेचर, और पब्लिक की वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों में आ भी चुका है। प्राइवेट की का फंक्शन क्या है, पब्लिक की का फंक्शन क्या है, ये आप लोग के आ चुका है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। इज दैट ओके? नेक्स्ट, व्हाट इज सर्टिफाइंग अथॉरिटी? जब आप लोग का कोई भी चीज़ कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू होता है, उसको हमें पेपर को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए वी नीड अ अथॉरिटी, जिसके पास पावर है। तो कंप्यूटर के थ्रू जो डॉक्यूमेंट होता है जो उसको वेरीफाई करता है, दैट इज कॉल्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सो मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू इशू electronic signature and the certificate under section 24. This is called certifying authority. ये क्या है आप लोग का? सर्टिफाइंग अथॉरिटी। डिजिटल सिग्नेचर, जैसे जब आप लोग कोई फॉर्म भरते हैं, CIB का फॉर्म भरा, सिग्नेचर करके स्कैन करके अपलोड किया, दिस इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो आप लोग को इशू होता है, ठीक है, जो आप लोग प्रिंट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस वन। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कोई भी चीज़ जब हम लोग कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, जैसे हमने ऑनलाइन शॉपिंग किया, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया। फॉर्म भरते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट इज अ ऑनलाइन फॉर्म। तो ये आप लोग का होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। प्राइवेट की, पब्लिक की, अभी मैंने बोला प्राइवेट की क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर, पब्लिक की जो वेरीफाई करता है डिजिटल सिग्नेचर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों का आउट सेशन में पूछा कि क्लास
कितना हो गया है हम लोग का एक्ट, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो भाई सिंपली अभी तक हम लोगों ने 7 एक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, और आज हम लोगों का जो मॉड्यूल डी है, आज मॉड्यूल डी हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेशन टर्म में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बाकी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बाकी है। तो मेरा बस ये मानना है कि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को लाइव क्लास एक बार हो चुका है। अब उस लाइव क्लास का आप लोग क्या करना है, रिवीजन करिए ना, रिवीजन करिए आप लोग अपना 2x के स्पीड पे, बिकॉज स्लोली सा सुनेंगे तो 1-1 घंटा लगेगा आप लोग को। तो इसीलिए अब ये आप लोग का ना पहला रिवीजन है। मैं आपको क्या बोलती हूँ, जैसे जितना आप लोग चीज़ों को रिवाइज करेंगे ना, उतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रहेगा। इस रिवीजन के बाद जितने मैंने आप लोग को क्वेश्चंस दिए हैं, सारे क्वेश्चंस करिए। अभी तक किसी का मेरे पास रिप्लाई नहीं आया है कि मैम हमारा सारा क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन के बाद आप लोगों का जो मॉक पेपर है, तो भाई अब बारी है आप लोगों के मॉक पेपर देने का। तो मॉक पेपर दीजिए, और अगर टाइम मिले आप लोग के पास तो ई बुक्स को यहाँ पे पढ़िए। ये तो हो गया पहला रिवीजन, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस रिवीजन को कर लेंगे। उसके बाद आप लोग का जो YT सेशन चलता है, जिसमें हम लोगों ने मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन कर लिया है, राइट। अभी हम लोग का डेफिनेशन टर्म चल रहा है। उसके बाद मैं आप लोग को ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये हम लोगों ने जुलाई अगस्त में किया था। तो अक्टूबर में जो बुक का समरी है और उसके क्वेश्चंस हैं, तो यानी कि ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, दूसरा रिवीजन हो जाएगा, जब मैं आप लोग को बुक का समरी और क्वेश्चन कराऊंगी। डन। इसके बाद क्लास समरी के बाद हम लोग का नवंबर चलेगा मैराथन, ठीक है। मैराथन मतलब मिनी मैराथन, जहां पे हम लोग यहाँ आपके क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जब 2 बार रिवीजन हो गया, अब क्या होता है, एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले जैसे आप लोग का 1 वीक का टाइम है, किसमें, एग्जाम में। तो उस 1 वीक में मैं आपका क्या करूंगी, सबसे पहले आप लोग का रिवीजन बैच शुरू होगा। तो रिवीजन बैच सबको अटेंड करना है, तो यानी कि रिवीजन बैच जिसने ले लिया उसका तीसरी बार रिवीजन। आप लोग देखते रहिए, जिसने रिवीजन बैच ले लिया उसका तीसरी बार रिवीजन। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट, एग्जाम से पहले मैं सारा जो समरी मैंने कराया होता है उस सब का कंपाइलेशन कर लेती हूँ। तो कंपाइलेशन करने का मतलब 9-10 घंटे का वीडियो चलता है, मतलब जो यहाँ मैं 1 महीने में कराऊंगी उसको पूरा कंपाइल करके मैं एग्जाम से पहले 1 हफ्ते में कराऊंगी। ये आपको रिवीजन करना है। और आखिरी में व्हाट यू हैव टू डू, जो हम लोग का मेघा मैराथन चलेगा। तो मेघा मैराथन भी आप लोग का क्या है, इट इज जस्ट अ रिवीजन। तो जो स्टूडेंट इतना रिवीजन कर लेगा, तो मैं तो ऐसा मान ही नहीं सकती कि आप लोग का एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो आप में से यहाँ पे जो भी CIB के एस्पिरेंट है, फॉलो दीज स्टेप इफ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है। ये सब चीज को फॉलो करिए। तो चलिए क्लास, आज हम लोग का है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आप सब जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन बेसिकली हम लोग इंफॉर्मेशन किससे मांग सकते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से, नॉट फ्रॉम द प्राइवेट अथॉरिटी। लेकिन जो प्राइवेट अथॉरिटी अगर हमारा गवर्नमेंट के अंडर में है, तो वो प्राइवेट अथॉरिटी से भी वी कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो डेमोक्रेटिक कंट्री में वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल चलता है। सो दैट्स वाई वी कैन आस्क द इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अब इसके हम लोग डेफिनेशन पार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है व्हाट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का अगर मैं सिंगल सेंटेंस में बोलूं क्या कहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सिंपली means in relation to the public authority which is established, constitute, own, control, finance by indirectly and directly by the central government और स्टेट गवर्नमेंट। तो यानी कि यहाँ पे क्लास आप लोगों का पब्लिक अथॉरिटी का भी डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया गया है, दैट विच इज एस्टैब्लिश, कॉन्स्टिट्यूशन, ओन्ड, कंट्रोल, substantially furnish
by funds provided directly indirectly by the central government and the state government. तो ये आप लोग का सबसे पहला डेफिनेशन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसका मतलब क्या होता है, ये आप लोग का एक अथॉरिटी है। सो दिस इज बेसिकली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। जब आरटीआई में हम सेकेंड अपील करते हैं ना, तो सेकेंड अपील किसके पास करते हैं, हम इसके पास करते हैं, दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये कौन होता है आप लोग का ऑफिसर, दैट इज डेजिग्नेटेड, देखो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेटेड अंडर सबसेक्शन 1 इंक्लूड सेंट्रल असिस्टेंट, मतलब इसमें आप लोग का इसका असिस्टेंट भी क्या है आपका पॉइंट होगा, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेटेड अंडर दिस वन, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें आप लोग सीआईसी याद रखिएगा, सीआईसी इज इंपॉर्टेंट। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, बेसिकली ये सब डेजिग्नेशन है, मतलब ये सब आप लोग के सेंट्रल लेवल के आप लोग के डेजिग्नेशन है। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, इट मीन्स चीफ information commissioner and information commissioner, these are the designation, these are the designation, done, these are the designation. Next, what is competent authority? According to the RTI, competent authority किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं speaker in the house of people or legislative assembly of the state and UT having such assembly and chairman in the case of, ये आप लोग का चेयरमैन है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले, ये जो हम लोगों का गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी होता है, तो लेजिस्लेचर में कौन होता है, लोकसभा राज्यसभा, और स्टेट लेजिस्लेचर में सेम जुडिशरी, और यहाँ पे लेजिस्लेचर में विधानसभा विधान परिषद, और गवर्नर के साइन होगा तब लॉ बनता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के साइन होगा तब लॉ बनता है। तो यहाँ पे क्लास कॉम्पिटेंट में स्पीकर को बोला गया, तो स्पीकर किसका होता है, स्पीकर हमेशा लोकसभा का हेड होता है, याद रहेगा। उसके बाद चेयरमैन कौन होता है, तो चेयरमैन आप लोगों का हमेशा राज्यसभा का हेड होता है चेयरमैन, जैसे हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, इज दैट ओके। उसी तरह स्टेट लेवल में भी आप लोग का स्पीकर होता है, कहाँ पे, विधानसभा में, तो यहाँ भी सेम स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए ध्यान से। और चेयरमैन आप लोग का जिस तरह राज्यसभा यहाँ होता है, उसी तरह विधान परिषद, तो विधान परिषद हमारे इंडिया में हर स्टेट में नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी माना गया है, राइट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी माना गया है, देखिए ध्यान से। अब यही सब क्वेश्चंस आप लोगों में आ सकते हैं, इसको मैं नॉर्मली लिख देती हूँ, ठीक है, चेयरमैन, स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, देन आप देखिए ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है क्लास। उसके बाद इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, वी कैन आस्क द इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन इज बेसिकली व्हाट, एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूड रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमोज, ईमेल है ये, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, मॉडल, डाटा मटीरियल, ये सब की सब क्या है, इंफॉर्मेशन है दैट वी कैन आस्क। दीज आर द इंफॉर्मेशन गाइज दैट वी कैन आस्क, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब जो भी आप लोग का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी बोला जाता है, बताया जाता है। पब्लिक अथॉरिटी, अब इसमें से क्या क्या चीज आप लोग का इंपॉर्टेंट है ना,
पब्लिक अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये आप लोगों के जो टर्म्स है इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट आप लोगों का कर दिया है। तो यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी अथॉरिटी या बॉडी या इंस्टीट्यूशन जो कि आप लोग का स्टैब्लिश हुआ है संविधान के द्वारा, संविधान जो कि हम फादर ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है, संविधान के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, या बाय नोटिफिकेशन इशूड मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, या कोई भी ऐसा बॉडी जो कि कंट्रोल, फाइनेंस या नॉन गवर्नमेंट या एनजीओ जो कि आप लोग का, जिसको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, और फंड कौन प्रोवाइड करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो मतलब कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों का इसके अंडर में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड क्या होता है, एनी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट, फाइल, माइक्रोफिल्म, दिस, ये सब आप लोग के वे हैं रिकॉर्ड किस किस वे में हम रिकॉर्ड को रख सकते हैं, ठीक है। एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेजेस that is mentioned in this one. Okay, now this is very important. What is right to information? What is right to information? तो right to information जो कि आप लोग का RTI एक्ट के अंतर्गत एसेसेबल है, कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी, और राइट टू इन्फॉर्मेशन किसके अंडर में रहता है, पब्लिक अथॉरिटी। इट मीन्स वी कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। इंक्लूड्स व्हाट, क्या क्या चीज़ें हैं, राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, मतलब हम लोग अपने क्वेश्चन के फॉर्म में किसी भी डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन के रूप में मांग सकते हैं क्वेश्चन, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट, डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट एटसेट्रा। देखिए ध्यान से, सो दिस राइट टू इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, और ये आप लोग का स्टेट लेवल का है। तो स्टेट लेवल का देखिए, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, मतलब अगर कोई भी आप लोगों का स्टेट लेवल पे आपका अपील जा रहा है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके बाद ये स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब जो थर्ड पार्टी है दैट इज इम्पॉर्टेंट। थर्ड पार्टी किसे कहते हैं आरटीआई में? तो गाइस थर्ड पार्टी जो कि आप लोग का इम्पॉर्टेंट है, that basically person other than citizen making a request for information and includes a public authority। यानी कि जो सिटीजन नहीं है, तो सिटीजन नहीं है तो मतलब यहाँ पे आप लोगों का पर्सन है, मतलब कोई बाहरी व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति थर्ड पर्सन कहलाएगा। और पब्लिक अथॉरिटी भी, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, अगर वो भी आरटीआई के अंतर्गत क्वेश्चन पूछना चाहता है, दे कैन ऑल्सो आस्क। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन होगा? पर्सन और पब्लिक अथॉरिटी, दैट्स इट। देखिए ध्यान से, ठीक है। नाउ अब आप लोग का है मॉड्यूल डी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये एक्ट आपका ऐसा एक्ट है जो कि पहले इंक्लूड नहीं था, राइट? ये एक्ट आप लोग का पहले इंक्लूड नहीं था, क्योंकि आप भी जानते हैं लीगल सब्जेक्ट आप लोग का पार्ट था किसका? जीआईबी का, ठीक है। अब क्या है, बैंक में भी करप्शन होता है, तो इस करप्शन को रोकने के लिए वी हैव टू मेक दिस, ठीक है। तो चलिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत सबसे पहला आप लोग का क्या है? इलेक्शन। इलेक्शन विच मीन्स हेल्ड अंडर एनी लॉ फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जो नॉर्मली इलेक्शन होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट करने के लिए, या एनी लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, अदर पब्लिक अथॉरिटी। जैसे अगले साल 2024 का इलेक्शन आप सबको मालूम है होने वाला है, तो 2024 का इलेक्शन के लिए आई थिंक वी ऑल आर प्रिपेयर। देखते हैं इस बार किसकी गवर्नमेंट आती है। और अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो आप देख भी रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन होने की बात हो रही है, एंड आई होप सो वन नेशन वन इलेक्शन आप लोग को मालूम है क्या है आपका ये।
वन नेशन वन इलेक्शन क्या है एग्जैक्टली आप लोग का ये? सो वन नेशन वन इलेक्शन इज बेसिकली जिसके अंतर्गत आप लोगों का जैसे 2024 में हमारा लोकसभा का इलेक्शन है, तो व्हाट गवर्नमेंट वांट कि 2024 में सबका इलेक्शन हो जो आप लोग का लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो देखते हैं दैट इज पॉसिबल। पब्लिक कम्युनिटी एट द लार्ज हैज इंटरेस्ट, पब्लिक ड्यूटी जिसमें पब्लिक वेलफेयर छुपा हो, ना कि प्राइवेट वेलफेयर, दैट इज कॉल्ड पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। पब्लिक सर्वेंट दैट इज इम्पॉर्टेंट। जैसे कोई भी पर्सन जो लोकल अथॉरिटी में काम करता है, और लोकल अथॉरिटी हमेशा गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है। एनी पर्सन इन द सर्विस पे ऑफ द गवर्नमेंट remunerated by the government by fees commission for the performance of any public duty। देखिए ध्यान से, ओके, या एनी पर्सन इन द सर्विस, ओके, पे ऑफ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश अंडर द सेंट्रल प्रोविंशियल स्टेट एक्ट, मतलब कोई भी आप लोग का एक्ट के अंतर्गत जो अथॉरिटी है दैट इज कॉल्ड दिस, कोई भी जज। ठीक है, तो ये आप लोग का पब्लिक सर्वेंट, मतलब एक तरह से ऐसे लोग जो किसके अंडर में काम करते हैं, हमारे गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद एनी पर्सन ऑथराइज बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस, मैं वन लाइन आप लोग को बोल रही हूँ, एनी आर्बिट्रेटर, सो दैट यू कैन इजिली लर्न। कोर्ट ऑफ जस्टिस, आर्बिट्रेटर, तो आर्बिट्रेटर क्या होता है क्लास, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दीज आर द मेथड ऑफ ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जैसे आर्बिट्रेटर, कंसिलिएशन, मीडिएटर। तो इनका काम क्या होता है, जस्टिस देना, बट दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन जस्ट लाइक द कोर्ट। ठीक है, तो आर्बिट्रेटर, कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको हाईलाइट कर देते हैं, एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय अंडर द सेंट्रल प्रोविंशियल स्टेट एक्ट एटसेट्रा। ठीक है, any person who hold office by virtue of in which he is empowered to make, prepare, publish, maintain, revise electoral roll and to conduct election or part of election। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे नहीं लिया जहाँ पे आप लोगों का ये जो प्राइवेट बॉडी इन्वॉल्व हो, ठीक है, प्राइवेट बॉडी आप लोग का इन्वॉल्व हो, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद देखो और भी, मतलब पब्लिक सर्वेंट दैट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एनी पर्सन जो कि प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी, अदर ऑफिशियल बियरर ऑफ अ रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, engaged in agriculture, industry, trade, etc. बहुत बढ़िया। Any person who is the chairman, member of employee of service या board, ये member, any person who is the vice chancellor or member of any governing body, professor, reader, lecturer, any other teacher. So this is very very much important. Any person who is the office bearer or employee of educational, scientific, social, cultural or other institution. तो आप देख सकते हो क्लास, ये 12 पॉइंट है जो कि आप लोगों का किसका डेफिनेशन बता रहा है, पब्लिक सर्वेंट का आप लोगों का डेफिनेशन बता रहा है। सो पब्लिक सर्वेंट आप समझ जाइए, दैट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। अदरवाइज और कुछ भी आपको याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, यही आप लोग का क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। सो देखो 12 है क्लास, अब 12 का मैंने वन लाइनर यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, तो आपको प्लीज़ ये सब हाईलाइटेड वर्ड यहाँ पे पढ़ने हैं। सो दिस इज योर पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक ड्यूटी आपको मालूम ही है, आप लोग भी यहाँ पे बैंक में काम कर रहे हैं, सरकारी बैंक में, यू आर ऑल्सो द पब्लिक सर्वेंट।